हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके पास भी फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट है। आज हम देखने वाले हैं उसकी यूनिट नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी से। इस कंप्लीट यूनिट को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आज की वीडियो में नहीं हो पाया तो इसका मैं फिर पार्ट 2 बना दूंगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये पीडीएफ के मतलब नोट्स की ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन मिल जाएगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये नोट्स अपलोडेड मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। तो सबसे पहला जो आपका इसमें हैगा चैप्टर का नाम देखिए, हैगा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। इसमें आपको पहला कंसेप्ट पढ़ना है, वो समझना है फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर नेसेसरी टू मेक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन एंड अल्टीमेट अचीव फाइनेंशियल वेलबींग। फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या मतलब होता है? एक ये कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब जितनी भी फाइनेंशियल आइटम्स होते हैं उनके बारे में पता होना, आपको उनकी नॉलेज होना, उनके स्किल्स होना, उनके एटीट्यूड को पता होना, उनका बिहेवियर पता होना, जिससे आप क्या कर सकें, एक साउंड मतलब अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें और फाइनेंशियल वेलबींग रह सकें। ये कहलाता है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी। उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है? तो द प्रोसेस बाय विच फाइनेंशियल कंज्यूमर इंप्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कंसेप्ट एंड रिस्क थ्रू इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, डेवलप द स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस टू बिकम मोर अवेयर अबाउट फाइनेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। तो फाइनेंशियल एजुकेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से क्या होता है, जो फाइनेंशियल कंज्यूमर होते हैं मतलब वो सभी लोग जो फाइनेंशियल किसी भी टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने की शक्ति फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड रिस्क को मतलब इम्प्रूव कर पाते हैं। किसकी मदद से? जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन, डेवलप, स्किल्स, कॉन्फिडेंस, इन सब की मदद से वो अपने ये अंडरस्टैंडिंग को और स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हैं। वो प्रोसेस कहलाता है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल लिटरेसी कैन हेल्प पीपल बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड फाइनेंशियल स्टेबल बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मेकिंग बैड फाइनेंशियल डिसीजन। जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है वो हेल्प करती है लोगों को सेल्फ सफिशिएंट होने में, फाइनेंशियल स्टेबल होने में, जो कि इन्हें मदद करता है किस चीज से बचाने में, बैड फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचाने में मदद करती है। इट इज क्लियर दैट टर्म फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल एजुकेशन आर रिलेटेड बट नॉट सेम। तो इससे हमें यह पता लग जाता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन में डिफरेंस होता है, ये दोनों सेम नहीं है। दो फाइनेंशियल एजुकेशन पीपल डेवलप फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन की मदद से लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को डेवलप कर पाते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में हमने देखा क्या होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब लोगों को पता होना किसके बारे में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में, उनकी नॉलेज होना, उनके बारे में अवेयर होना, ये सारा होता है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है? फाइनेंशियल एजुकेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज गेन कर पाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी में। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो नंबर 1 है आपका फाइनेंशियल नॉलेज। तो अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल फाइनेंशियल प्रिंसिपल एंड बीइंग एबल टू वे बेनिफिट्स। सबसे पहला क्या होता है? फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल प्रिंसिपल है उनके बारे में आप लोगों को पता होना जिसके आप उनके बेनिफिट ले सकें, वो कहलाता है फाइनेंशियल नॉलेज। सेकंड है फाइनेंशियल बिहेवियर। तो स्टडी हाउ पीपल मैनेज देयर मनी डे टू डे बेसिस। फाइनेंशियल बिहेवियर का होता है कि वो तरीका मतलब वो सारे मेथड जिन मेथड से लोग अपने डेली बेसिस पर मनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका फाइनेंशियल बिहेवियर। फिर है एटीट्यूड। तो पीपल सेविंग प्लेसिंग शॉर्ट टर्म डिजायर ओवर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोपेंसिटी ऑफ रिस्क। एटीट्यूड में क्या आता है? लोगों का कि वो कितना पैसा बचा रहे हैं, कितना पैसा अपना लॉन्ग टर्म में लगा रहे हैं, कितना पैसा शॉर्ट टर्म में लगा रहे हैं, और क्या उनके रिस्क की प्रोपेंसिटी है मतलब क्या उनकी अमाउंट है रिस्क की। ये सारा कहलाता है आपका एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी। तो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत क्यों होती है? तो नंबर 1 है रिकॉग्नाइज योर इनकम एंड एक्सपेंस, कि हमें पता लग सके कि हमारी इनकम क्या है और क्या एक्सपेंस है, ये हो गया इसका मतलब। तो मेकिंग अ बजट इज अ क्रिटिकल स्टेप इन डेवलपिंग फाइनेंशियल लिटरेसी।
फाइनेंशियल लिटरेसी को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बजट बनाना पड़ता है। वंस वी हैव बजट वी कैन मॉनिटर आवर स्पेंडिंग एंड रिचेक इट। और अगर हमारे पास एक बार बजट बन जाता है हमारा, तो हमें ये पता लगता रहता है कि हमें कितना खर्चा करना है और कितना सेविंग्स करनी है। नेक्स्ट है पे ऑफ डेट एंड स्टे आउट ऑफ डेट। When comparing long term, looking for lowest interest rate can result in significant long term saving। ये फाइनेंशियल लिटरेसी हमें क्या किस चीज में मदद करती है, इससे हम कंपेयर कर पाते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म का डेट कम रेट पर लेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म में ज्यादा सेविंग्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है अवॉइड गोइंग इनटू डेट और डिक्लेयरिंग बैंक्रप्सी। तो मेकिंग अ प्लान फॉर रेगुलर सेविंग एंड डे टू डे एक्सपेंडिचर रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंस एंड पुट योर सेविंग इनटू सेपरेट अकाउंट। क्या होता है, जब आप प्लान बनाते हैं, रेगुलर सेविंग करते हैं और डे टू डे एक्सपेंस को ध्यान में रखते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपका अननेसेसरी एक्सपेंस है वो कम हो जाता है और जो आपकी सेविंग है वो एक अलग अकाउंट में जमा होती रहती हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइव फॉर सेफ रिटायरमेंट। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वी हैव अ बेटर सेंस हाउ मच टू सेव। तो अगर हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी होती है तो हमारे पास बेटर एक तरीके से नॉलेज होती है कि हमें कितना पैसा बचाना है, तो इससे हम सेफ रिटायरमेंट होती है हमारी, मतलब हमारे आगे फ्यूचर के लिए पैसा अच्छा बच जाता है। नेक्स्ट है लर्न द वैल्यू ऑफ सेविंग। तो रेगुलर सेविंग आर क्वेश्चन फॉर इमरजेंसी कंडीशन। फाइनेंशियल लिटरेसी की मदद से हमें पता लगता है कि हमें सेविंग करके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें बाद में फ्यूचर में कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है तो उसकी वजह उसमें हमारे पास पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी पर्सन आर लेस लाइकली टू फॉल विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। जिसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होगी वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रॉड का विक्टिम, मतलब उसके एक तरीके से शिकार नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे आएगा आपका परक्विजिट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी होने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो नंबर 1 आएगा लेवल ऑफ एजुकेशन। मनी मैनेजमेंट इज अ पर्सनल टैलेंट दैट वन डेवलप ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ एंड इट इज नॉट समथिंग दैट एवरीवन लर्न्स। तो लेवल ऑफ एजुकेशन में क्या हो जाता है कि मनी को मैनेज करना है एक तरीके से अपने आप में पर्सनल टैलेंट होता है, जो कि लोग अपने जो उनका डेली लाइफ होती है उसमें वो मैनेज करते हुए आते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो इसे किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि इसमें क्या क्या करते हैं, वो फंड्स को डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड बजटिंग करते हैं, बोरोइंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल स्किल्स। तो इसमें क्या आ जाता है, देखिए लर्न अबाउट फाइनेंशियल इशू के बारे में वो लर्न कर पाते हैं, मतलब समझ पाते हैं। एम्प्लॉय टूल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, को मैनेज करने के लिए कई सारे तरीके अपनाते हैं। एम्प्लॉय अवेलेबल नेटवर्क्स, जो नेटवर्क्स अवेलेबल हैं फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सारे वो तरीके अपनाते हैं। अवेयर ऑफ क्रेडिट के बारे में अवेयर रहते हैं। आस्क फॉर गाइडेंस के बारे में पूछते रहते हैं। बजट की नॉलेज होती है उनके पास। मैनेज एंड चेकिंग सेविंग अकाउंट को मैनेज करते रहते हैं। लर्न डेट एंड लोन, डेट और लोन्स के बारे में समझते रहते हैं। इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस वाले चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी आपका यूनिट नंबर 1 का ही कंटेंट है। तो कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट बिजनेस विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। मतलब वो ग्रुप जो कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की जो इंडस्ट्री होती है उसमें अपना बिजनेस करते हैं, उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक तरीके से क्या होता है, वो सभी इंस्टीट्यूशन जो कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब लोन, पैसा प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। दिस इंक्लूड बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इट टेक डिपॉजिट फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ कस्टमर एंड देन लेंड दोज मनी टू अनदर ग्रुप। ये क्या करते हैं, एक ग्रुप से पैसा लेते हैं और दूसरे ग्रुप को उधार पर दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस क्या होती है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। तो नंबर 1 है प्रमोशनल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट इनोवेशन बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल टू स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं। कैसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मतलब जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास स्किल्स होती है, उन्हें पैसा प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वो अच्छा इनोवेशन कर सकें और
उससे ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, तो दे ऑल्सो ऑफर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी नीड टू डेवलप एंड प्रमोट वेंचर्स। और क्या करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी पैसा प्रोवाइड करवाते हैं कई सारे वेंचर्स को। नेक्स्ट है बैलेंस डेवलपमेंट, तो बैंक ट्रांसफर सरप्लस ऑफ कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड रीजन टू लेस डेवलप्ड रीजन वेयर इट इज नीडेड। ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट को बैलेंस करके रखते हैं। कैसे, जो बैंक होती हैं वो जहां पर ज्यादा पैसा है वहां से ट्रांसफर कर देती हैं उस जगह पर जहां पर पैसे की जरूरत है। ठीक है। फिर आएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो चैनलाइजिंग द फंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड एक्सक्लरेटिंग इंडस्ट्री जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड पीपल। अब क्या होता है, ये लोग जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को और ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो नंबर 1 आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एन इंटरमीडिएटरी टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं, मतलब एक तरीके से बीच में काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर पे प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रोवाइडर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एनी डैमेज क्लेम। Insurance company is responsible for calculate premium so that total amount received is sufficient to pay liability of number of damages claim। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कैसे करते हैं ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट। मान लीजिए आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई इंश्योरेंस करवा रखा है, उसके लिए आपको प्रीमियम पे करनी पड़ती है। अब प्रीमियम आप क्यों पे करते हैं, कि अगर कोई आगे चलकर इमरजेंसी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसके अगेंस्ट रिस्क प्रोवाइड करवाएगी। अब नेक्स्ट है, इस तरीके से ये क्या करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट टर्म जो आपकी लाइबिलिटी थी उसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प टू कन्वर्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट इनटू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्म अ रिस्की इन्वेस्टमेंट इनटू वन दैट does not have any risk in finance. All investment carry some degree of risk. Stock, bond, fund are lose value, however a risk free asset have an inevitable return, FD, RD, etc। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, करते हैं, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है उनकी जगह आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी हो जाती हैं, जो आपके स्टॉक, बॉन्ड, शेयर्स होते हैं, ये सारे आपके रिस्की इन्वेस्टमेंट में आते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपको ज्यादातर कौन सी प्रोवाइड करवाते हैं, जो रिस्क फ्री होते हैं, जैसे कि FD, RD, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विसेज टू एंटिटीज। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एंटिटीज मतलब कंपनीज को भी, कॉर्पोरेट जो एंटिटी होती है उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इन केस लेंडर विल आस्क बोरोवर टू सेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेगुलरली, द बैंक में मॉनिटर द बोरोवर्स करंट सिचुएशन एंड कैपेसिटी टू रिपे द लोन। इसमें क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं उनसे मांगी जाती है कि आपकी जो रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और आप हमें दें, जिसके बेसिस पर हम आपको लोन प्रोवाइड करवा सकें। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी बना रखी है। नंबर 1 है आपका, देखिए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक विड्रॉल एंड डिपॉजिट, मॉर्गेज एंड लोन टू कस्टमर। बैंक ऑल्सो फैसिलिटेट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन थ्रू कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एटसेट्रा। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, तो बैंक आपको प्रोवाइड करवाती है कई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि पैसों को निकालना, जमा करना, मॉर्गेज मतलब उधारी पर देना, कस्टमर्स को लोन देना, बैंक्स और क्या क्या देते हैं आपको, कई सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी, जैसे कि कार्ड से आप ट्रांजैक्शन कर सके, कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सके, ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। बैंक की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो नंबर 1 है कि इनकरेज पीपल टू सेव मनी। तो बैंक अट्रैक्ट डिपॉजिटर बाय इंट्रोड्यूसिंग सेफ एंड अट्रैक्टिंग डिपॉजिट स्कीम एंड प्रोवाइडिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक क्या करती हैं, डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करती हैं कि वो सेफ और अट्रैक्टिव डिपॉजिट कर सकें, किसकी मदद से, उन्हें अच्छा इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा के उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, जिससे वो डिपॉजिट करें। नेक्स्ट है द फैसिलिटी ऑफ कैपिटल ट्रांसफर। तो बैंक सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली एट लेस रेट। बैंक और क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये कहीं से कहीं भी पैसा बहुत कम रेट में ट्रांसफर कर देती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल। तो बैंक कलेक्ट स्मॉल सेविंग्स एंड यूज देम फॉर प्रोडक्शन। दे प्रोवाइड टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ट्रेडर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। बैंक क्या करती हैं, छोटी छोटी जगहों से पैसा इकट्ठा करती हैं, मतलब लोगों से इकट्ठा करती हैं, और उन्हें किन्हें प्रोवाइड करवा देती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोवाइड करवा देती हैं, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सके और लोगों को भी डेवलप कर सके। नेक्स्ट है एड टू गवर्नमेंट। तो बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट बाय परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर एटसेट्रा।
जो बैंक्स होती हैं वो गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, उनके बॉन्ड्स को खरीदकर, उनके डिबेंचर्स को खरीदकर और कई सारी फैसिलिटीज। अब बैंक के टाइप दिए गए हैं। फर्स्ट होती है जो आपकी सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फंक्शन क्या क्या है आरबीआई के? रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई को रेगुलेट करना। लुक आफ्टर द मनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की मनी क्या है उसे ध्यान में रखना। इशूअर ऑफ नोट्स एक्सेप्ट रुपीज 1, नोट्स इशू करने का काम सेंट्रल बैंक का है। सिर्फ 1 रुपए का नोट सेंट्रल गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, वो सेंट्रल बैंक इशू नहीं करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल दी फंक्शनिंग ऑफ ऑल बैंक, सभी बैंकिंग बाकी जितने भी तरीके की बैंक होती है उन सभी की फंक्शनिंग मतलब उनके कामकाज को ध्यान में रखना। एडवाइजरी ऑफ गवर्नमेंट, और एज अ गवर्नमेंट का एडवाइजरी काम करना। ये 5 फंक्शन हैंगे सेंट्रल बैंक के। उसके बाद आती है आपकी कमर्शियल बैंक। तो दे एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऑफर टू चेक अकाउंट सर्विसेज, डज बिजनेस, पर्सनल एंड मॉर्गेज लोन, ओपन सेविंग अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल। कमर्शियल बैंक कौन सी होती हैं? जो डिपॉजिट कलेक्ट करती हैं, उन्हें लेंड करती हैं मतलब लोन पर प्रोवाइड करवाती हैं दूसरे लोगों को, और सेविंग अकाउंट मेंटेन करती है इंडिविजुअल्स का। अब ये कमर्शियल बैंक 3 तरीके की होती है। पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक और फॉरेन सेक्टर कमर्शियल बैंक। उसके अलावा होती है हमारी कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड साइज की। तो थर्ड टाइप की, तो इट इज अ स्मॉल साइज फाइनेंशियल एंटिटी हुज मेंबर आर बैंक ओनर एंड कस्टमर, दे आर मैनेज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन सी होती हैं? वो बैंक जिनके मेंबर में से ही कोई उसका ओनर होता है और बाकी सारे उसके कस्टमर होते हैं, जो कि आरबीआई रेगुलेट करती है और स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है उसे रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस सेक्टर। आपने अभी बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ा, अब है आपका इंश्योरेंस सेक्टर। अभी आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे के चैप्टर में आपको इन्हीं सभी टॉपिक्स को, ये टाइप्स हैं, इन्हीं को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज। इंश्योरेंस क्या होता है? 2 पार्टीज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। द इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड इंश्योरर। जो पर्सन इंश्योरेंस करवाता है उसे इंश्योर्ड कहा जाता है और जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है उसे इंश्योरर कहा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी एश्योर टू मेक गुड द इंश्योर्ड लॉस ऑन एक्सीडेंट। किसी भी तरीके के एक्सीडेंट पर जो इंश्योर्ड पर्सन है मतलब जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसको जो भी लॉस होगा उसे कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, ये उसे एश्योरेंस दी जाती है। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी? तो नंबर 1 स्प्रेड रिस्क। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिस टू सेफगार्ड इन्वेस्टर लिव्स एंड प्रॉपर्टी। तो ये रिस्क को एक तरीके से स्प्रेड करते हैं मतलब फैलाते हैं। कैसे? इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रोमिस करते हैं लोगों को कि अगर उन्हें किसी भी तरीके का लॉस होता है किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे लाइफ से रिलेटेड चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट है एश्योरेंस। तो एसेट एंड फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस प्रोडक्ट। पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई भी रिस्क होता है तो वो उसे किससे कवर किया जाता है? इंश्योरेंस की मदद से कवर किया जाता है। नेक्स्ट है लीगल परक्विजिट। इन मेनी सर्कमस्टेंसेज लॉ मैंडेटरी द परचेज ऑफ इंश्योरेंस। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर लॉ खुद कहता है कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो आपका ये काम नहीं होगा। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। तो पॉलिसी होल्डर प्रीमियम आर पुल्ड टू सर्व एज इंश्योरेंस फॉर्म इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल। ये क्या है? तो कैपिटल फॉर्म कैसे करते हैं? जो पॉलिसी होल्डर की प्रीमियम आती है उन सभी को इकट्ठा करके इंश्योरेंस फर्म की पूरी कैपिटल बन जाती है और उसे वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यहीं तक देखा, इंश्योरेंस के बारे में देखा। आगे नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे इससे आगे का कंटेंट जिसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।